हाय। तो आज के वीडियो में हम लोग समाकलन पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट भाग है। इसके बिना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो चलिए समाकलन शुरू करते हैं। समाकलन, इंटीग्रेशन। तो हम लोग समाकलन ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। समाकलन, अवकलन, के व्युत्क्रम परक्रम के रूप में इंटीग्रेशन as the inverse process of differentiation। तो समाकलन जो अब की बार निकालना है वो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में निकालना है, व्युत्क्रम प्रक्रिया के रूप में निकालना है। इंटीग्रेशन हमको निकालना है वो इन्वर्स प्रोसेस माने व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में निकालना है डिफरेंशिएशन का। इसे देखने के लिए अब हम मान लेते हैं, माना दो फलन f(x) तथा f(x) है। तो मान लिया दो फलन है, एक कैपिटल f(x) है, एक स्मॉल f(x) है। यदि f(x) कैपिटल f(x), स्मॉल f(x) कैपिटल f(x) का अवकलज हो तो f(x) को f(x) का समाकल कहते हैं। इसको समाकल को इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं। तो दो फंक्शन हो, एक स्मॉल f(x) और एक कैपिटल f(x). यदि स्मॉल f(x) कैपिटल f(x) का अवकलज हो तो स्मॉल f(x) का समाकलन कैपिटल f(x) होता है। गणितीय रूप में अगर लिखें इसे, यदि d/d f(x), ये कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव है, ये स्मॉल f(x) के बराबर है, तो f(x) dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है f(x). ये साइन हमारा इंटीग्रेशन का साइन है ये, और ये वो फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, और यहाँ dx डिफरेंशियल कहलाता है। तो ये देख लीजिए कि अगर कैपिटल f(x) का डिफरेंशिएशन f(x) है, स्मॉल f(x) है, तो f(x) का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल f(x) होता है। यही इसलिए हम बोले हैं इन्वर्स प्रोसेस। इसका अगर डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये होता है, ये फंक्शन होता है। यहाँ ये जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह, समाकल का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रल कहलाता है। तथा dx x का अवकल डिफरेंशियल कहलाता है। तो ये संकेत जो है समाकलन का चिन्ह है, साइन ऑफ इंटीग्रल है, और ये dx जो है x का अवकल है, डिफरेंशियल है।
ये जो संकेत लिखे हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकल इंटीग्रल। तो इसको पढ़ते हैं एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये एफ एक्स डी एक्स को। अब एक उदाहरण के जरिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए, कि कैसे इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो मान लेते हैं डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2x होता है, ये पहले बता चुके हैं। चूँकि डी बाय डी एक्स एक्स का पावर n, ये बेसिक डिफरेंशिएशन के वीडियो में हम बता चुके हैं कि x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n-1। तो यहाँ x पावर n के बदले यहाँ x स्क्वायर है, तो n के बदले 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे n 2 x का पावर 2-1, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 1 अर्थात 2x। तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये 2x हुआ है, तो ये हमारा कैपिटल fx के बदले है, बड़े fx के बदले, और ये हमारा छोटा fx के बदले है। तो कैपिटल fx का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको स्मॉल fx मिलता था, तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन अर्थात 2x dx का इंटीग्रेशन करने पे हमको ये x स्क्वायर मिलेगा। ये है इन्वर्स प्रोसेस का मतलब। ये फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, डी बाय डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो ये हमारा कैपिटल एफ एक्स के बदले है और ये हमारा स्मॉल एफ एक्स के बदले है। तो कैपिटल एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर ये स्मॉल एफ एक्स हो तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो ये होगा कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, ये इस तरह से। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी बाय डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है, तो फिर ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगा। एक और देख लेते हैं, डी बाय डी एक्स लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा, ये लॉग मोड x ये हो जाएगा। तो सब में देख रहे हैं कि ये कैपिटल fx है और ये स्मॉल fx है। कैपिटल fx का डिफ्रेंशिएशन स्मॉल fx है, तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx के बराबर है। इसमें भी ऐसा देख सकते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट नंबर में इसको हम इन्वर्स प्रोसेस के रूप में रखेंगे। डी बाय डी एक्स एक्स का पावर n+1/n+1 ये होता है x का पावर n। अगर हम x का पावर n+1/n+1 का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये होता है x का पावर n। इसीलिए x का पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर n+1/n+1। लेकिन यहाँ शर्त है n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि अगर x का पावर n को हमको इंटीग्रेट करना है तो फिर x का पावर n+1 कर दीजिए और बटे n+1 ये हो जाएगा। दूसरा है डी बाय डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्वर्स प्रोसेस में, cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x ये। तीसरा है d बाय डी एक्स cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x,
इसलिए इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ माइनस हटा दिए हैं तो इधर माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। पांचवा फंक्शन है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। इसमें इधर माइनस से गुना कर दिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर भी माइनस हो जाएगा, ये इस तरह से। अब डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसलिए सेक एक्स इंटू 10x का डिफ्रेंशन हो जाएगा सेक एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। अब नेक्स्ट में है डी बाई डी एक्स लॉग मोड एक्स। मोड यहाँ इसलिए लगाते हैं कि ये लॉग के आर्गुमेंट में 0 से छोटा नहीं होता है, तो ये होता है 1 बाई एक्स, इसलिए 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स। अब डी बाई डी एक्स ई एक्स का डिफ्रेंशन होता है ई एक्स ही, इसलिए ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स। अब अगला है डी बाई डी एक्स एक्स, इसका डिफ्रेंशन होता है 1, इसलिए इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं डी एक्स और इसका डिफ्रेंशन होगा एक्स। ये याद रखना है, ये बराबर आते रहता है। तो इस तरह से आपको 10 महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं, इसके डिफ्रेंशन और इंटीग्रेशन को आपको याद रख लेना है। ये हम पिछले वीडियो में डिफ्रेंशन के वीडियो में बता चुके हैं, तो पहले उसको देख करके याद कर लीजिए। अगर ये याद है तो फिर ये याद है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस के रूप में इंटीग्रेशन को बताएं हैं, इसलिए अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आता है। यदि उपरोक्त परिणाम में x के स्थान पर ax प्लस b रख दिया जाए तो समाकलन में हम x के बदले ax प्लस b रख देते हैं तथा x के गुणांक a से भाग दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चूँकि हम जानते हैं कि cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये अभी बताए हैं जस्ट। अगर ऐसा रहे cos 2x प्लस 5 dx, तो इसका क्या होगा? तो यहाँ देखिए x के बदले हमको 2x प्लस 5 आ गया है, तो इसको ऐसे ही रख देना है। तो ये लिख देंगे sin 2x प्लस 5 बटे कर देंगे x का जो गुणांक है यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर e 7x dx इसका अगर निकालना है हमको, तो इसको भी e 7x लिख देंगे बटे 7 से भाग दे देंगे। ये हमारे कहने का मतलब था। अब है समाकलन की अनिश्चित प्रकृति।
indefinite nature of integration. इसका क्या मतलब है कि यदि d बाय डी एफ एक्स, ऐसा माने थे तभी, इक्वल टू एफ एक्स होता है, ये अगर होता है तो d बाय डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, यहाँ c नियतांक है, कांस्टेंट, तो ये अलग अलग कर दीजिए, d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, तो ये d बाई डी एक्स एफ एक्स ही रहेगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया d बाई डी एक्स एफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आया है हमको एफ एक्स, ये है d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन। तो हम देखते हैं कि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर स्मॉल एफ एक्स आता है, ये साथ साथ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जहाँ सी कांस्टेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन करने पर स्मॉल एफ एक्स आता है। तो स्मॉल एफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन, जिसमें एक में कांस्टेंट है एक में कांस्टेंट नहीं है, वो आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब एफ एक्स का इंटीग्रेट करने जाएंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने जाएंगे, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया है, तो ये अनिश्चित प्रकृति को दर्शाता है, किसी बार सी हो सकता है, किसी बार सी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो समाकलन निकलता है, इंटीग्रल निकलता है, उसमें सी जोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा, इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तथा साइन x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसलिए हम इसमें एक c लगा के रखते हैं ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई कांस्टेंट छूट ना जाए। इसी प्रकार से अगर ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे ई एक्स प्लस सी। तो आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के जरिए इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के आप मैथमेटिक्स में अच्छे से नहीं समझ सकते। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, ये निकालना है। तो चूँकि हम बता चुके हैं एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर एन के बदले 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस वन बाय 3 प्लस वन प्लस लिखेंगे सी। अभी बताए हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें सी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 बाय 4 प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स का पावर 7 बाय 2 डी एक्स। तो अब की बार n के बदले 7 बाय 2 है, तो यहाँ लिखेंगे x का पावर 7 बाय 2 प्लस 1, एक जोड़ देना है। यहाँ देखिए x का पावर n dx रहता है, तो x का पावर n प्लस 1 कर देते हैं बटे n प्लस 1, और यहाँ लिख देंगे 7 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ हो जाएगा x का पावर 9 बाय 2 बाय 9 बाय 2, यहाँ x का पावर है प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये होगा 2 बाय 9 एक्स का पावर 9 बाय 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का पावर 5 बाय 2 डी एक्स, तो अब की बार ये एक्स का पावर n के रूप में नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -5 बाय 2 डी एक्स। अब ये x का पावर n के रूप में आ गया है, तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर -5 बाय 2 प्लस 1 बाय -5 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी।
तो ये हो जाएगा x का पावर, ये यहाँ एलसीएम ले लीजिए 1, यहाँ हो जाएगा -5 + 2 बाय, इसी तरह से यहाँ भी होगा 2 एलसीएम होगा, यहाँ 2 तो -5 + 2, तो ये हो जाएगा x का पावर -3/2 बाय -3/2 + c, यहाँ भी +c होता, तो ये हो जाएगा, ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2/3 x का पावर -3/2 + c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन 4x³ + 3x² + 7x + 4 dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले अलग अलग कर दीजिए, जोड़ के रूप में है तो इंटीग्रेशन 4x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx। 4 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x³ dx प्लस यहाँ 3 को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा x² dx प्लस यहाँ 7 बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा x का पावर 1 dx प्लस यहाँ 4 बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा dx। तो यहाँ 4 इंटू एक्स का पावर q है, तो x का पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 बाय n+1, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 3+1 बाय 3+1 प्लस c होगा तो सब c के बदले एक ही बार c लिख देंगे, प्लस 3x का पावर 2+1 बाय 2+1 प्लस 7 इंटू हो जाएगा x का पावर 1+1 बाय 1+1 प्लस 4 इंटू इसका तो डिफरेंशिएशन होता है x प्लस c, सारे c के बदले एक ही c लिख दिए हैं। वैसे अगर यहाँ लिखते तो यहाँ का c1 लिखते, यहाँ का c2 लिखते, यहाँ का c3, यहाँ का c4 और सबको जोड़ करके एक c लिख दिए हैं। तो ये हो जाएगा 4x का पावर 4/4 प्लस 3x का पावर 3/3 प्लस 7x² 2 प्लस 4x प्लस c, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस x³ प्लस 7/2x² प्लस 4x प्लस c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x प्लस 2 का होल क्यूब बाय √x dx। तो इसको पहले तोड़ दीजिए, तो ऊपर में है a प्लस b का होल क्यूब, तो a³ x³ प्लस b³ 2 का क्यूब प्लस 3a² 3x² इंटू 2 प्लस 3ab² 3x इंटू 2 का स्क्वायर बाय √x और dx। अब सबको अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ बाय √x dx प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 8 बाय √x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटू 2, ये होगा 6 x² बाय √x प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 12x बाय √x dx, यहाँ भी dx होगा। अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x³ ये ऊपर है और x का पावर 1/2 नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2 dx। रूट एक्स को 1/x का पावर 1/2 कह सकते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 6x का पावर 2 माइनस 1/2 dx प्लस ये होगा 12x का पावर माइनस 1/2 dx। तो इसको घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 5/2 dx
प्लस ये हो जाएगा 8 को बाहर निकाल लीजिए, एक्स का पावर -1/2 dx प्लस 6 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 dx और यहाँ 12 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एक्स का पावर -1/2 dx। इसे अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 5/2 + 1 बाय 5/2 + 1 प्लस 8, ये हो जाएगा एक्स का पावर -1/2 + 1 बाय ये हो जाएगा -1/2 + 1 प्लस 6 इंटू एक्स का पावर ये हो जाएगा 3/2 + 1 बाय 3/2 + 1 प्लस 12 इंटू, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ x का पावर 1 - 1/2 होगा क्योंकि ऊपर में 12x है तो x का पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ इसके बदले यहाँ अब लिख सकते हैं x का पावर 7/2 बाय 7/2 प्लस 8, x का पावर यहाँ हो जाएगा 1/2 बाय 1/2 प्लस 6, x का पावर होगा यहाँ 5/2 बाय 5/2 प्लस यहाँ होगा 12 इंटू एक्स का पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c, इसी को लिख दीजिए, ये 2/7 हो जाएगा, तो ये 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस ये 1/2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से 16 एक्स का पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 12/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस इसको ये हो जाएगा 12 दूना 24/3 तो 8 एक्स का पावर 3/2 प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x 5x + 7 इंटू 10 5x + 7 dx निकालना है। तो हम पहले बताए हैं कि sec x इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो यहाँ x के बदले 5x + 7 है तो यही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा sec 5x + 7 बाय x का जो गुणांक रहता है तो ये x का गुणांक 5 है, 5 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि dy/dx = cos x + sec² x तथा जब x = 0 तो y = 0, तो y ज्ञात करना है, y ज्ञात करें। इसे जब तक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बना सकते। तो दिया है क्या, dy/dx = cos x + sec² x, तो इसको ऐसे देखिए dy/dx y = हो गया ये cos x + sec² x, ये हमारा y है, ये कैपिटल fx बड़ा fx के बदले है और ये जो है हमारा छोटा fx के बदले है। तो हम बताए हैं कि इंटीग्रेशन fx dx = fx होता है यदि dy/dx fx = fx होता है, ये हम बता चुके हैं। तो उसी तर्क से यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन cos x + sec² x dx = y होना चाहिए फिर,
क्योंकि y का डिफ्रेंशन करने पर हमको cos x प्लस sec स्क्वायर x मिला है, तो y इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x, उल्टा के लिख रहे हैं, प्लस sec स्क्वायर x। इसी को अब इंटीग्रेट कर दीजिए dx अलग अलग करके, तो ये हो जाएगा cos x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस sec x का होता है tan x, प्लस दोनों के बदले एक कांस्टेंट लगा देते हैं c, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू sin x प्लस tan x प्लस c। लेकिन हमने अभी इसका प्रयोग नहीं किया है, इसका भी प्रयोग करना होगा। तो हमारा y निकल चुका है sin x प्लस tan x प्लस c, लेकिन दिया है कि जब x इक्वल टू 0 तो उस समय y इक्वल टू भी 0 है, तो रख दीजिए इसमें स्टार में। तो 0 इक्वल टू साइन x के बदले 0 है, तो 0 प्लस tan 0 है प्लस c। तो 0 इक्वल टू साइन 0 का मान 0 होता है, प्लस tan 0 का मान भी 0 होता है, प्लस c। तो ये 0 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू 0 निकल गया। तो इस फंक्शन में c का मान 0 है, इसलिए स्टार से अब लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन x प्लस tan x प्लस c। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन x प्लस tan x प्लस 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन x प्लस tan x। ये हमारा y हो जाएगा आंसर। अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो समाकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx, इसका करना है। और दूसरा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर और dx, इसका करना है। दोनों का इंटीग्रेशन करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए निश्चित समाकलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। वास्तव में फिजिक्स का इसी का ज़्यादा प्रयोग है, निश्चित समाकलन का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अनिश्चित समाकलन का प्रयोग उतना नहीं होता है, वैल्यू के बीच में इंटीग्रेट करना पड़ता है। माना fx एक फलन है, तो मान लेते हैं fx एक फलन है, तो इसके निश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन ab fx dx द्वारा सूचित करते हैं। तो यदि fx एक फंक्शन हो तो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन को इस तरह से व्यक्त करेंगे। पिछले वीडियो में तो ये समझ ही चुके हैं कि fx dx fx का इंटीग्रेशन होता है, तो सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन के नीचे a लगा देंगे, ऊपर b लगा देंगे। यहाँ a डेफिनेट इंटीग्रेशन की निम्न सीमा, लोअर लिमिट कहलाती है, तथा b उच्च सीमा, अपर लिमिट कहलाती है। तो ये हमारा संकेत रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यदि fx फंक्शन हो तो fx के डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन a टू b fx dx द्वारा सूचित करते हैं, जहाँ a निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, और b उच्च सीमा है, अपर लिमिट है। अब हम ये देखते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। निकालने की विधि, माना फलन fx बंद अंतराल a टू b
में संतत है। तो फंक्शन f(x) जो है बंद अंतराल a से b में संतत है। इसका अर्थ ये है कि a और b के बीच कहीं भी ब्रेक नहीं होगा फंक्शन में, फंक्शन कंटिन्यूस होगा a से b के बीच में। तथा ये भी मान रहे हैं कि f(x) dx इज इक्वल टू f(x) प्लस c। तो ये मानते हैं कि अगर f(x) का स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमको कैपिटल f(x) प्लस c मिलता है। ये हम मान के रखें तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है f(x) dx का, ये होता है f(x) प्लस c a to b। तो अगर हमको f(x) dx का इसका इंटीग्रेशन पता है ये, तो हमको इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट इसमें रख दीजिए, और ये जो इंटीग्रेशन है इसमें अपर लिमिट b रख दीजिए और लोअर लिमिट a रख दीजिए। इसको अब कैसे निकालेंगे, तो एक बार फंक्शन में अपर लिमिट b रख दीजिए माइनस करके, फिर फंक्शन में a रख दीजिए। तो इस तरह से f(x) के बदले एक बार b रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c। अब b ये कांस्टेंट है तो इसमें तो ये रखाएगा नहीं, माइनस अब a रख दीजिए x के बदले, तो ये हो जाएगा fa प्लस c। इसको तोड़ दीजिए fb प्लस c, यहाँ तोड़िए इसको तो ये हो जाएगा माइनस fa माइनस c, तो माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा fb माइनस fa। ये इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ये हमारा इस तरह से। तो अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता है तो उसका डेफिनेट निकालने के लिए उस इंटीग्रेशन में एक बार अपर लिमिट रख देंगे b, जो जहाँ ऐसा कर दिए हैं, और एक बार लोअर लिमिट रख देंगे a और उसको घटा देंगे अपर लिमिट वाले वैल्यू में से लोअर लिमिट को, तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर करते हैं। तो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 cos x dx, इसको निकालना है, ज्ञात करें। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्योंकि ये लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको cos x dx का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू होता है sin x प्लस c। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको अच्छे से देखिए, उसके फॉर्मूले को याद कीजिए, तब यही बनेगा, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sin x प्लस c होता है, तो ये होगा sin x प्लस c, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। तो ये हो जाएगा साइन, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए तो ये हो जाएगा π/2 प्लस c, माइनस कर दीजिए अब अपर लिमिट रखने के बाद। अब लोअर लिमिट रखिए तो साइन x के बदले 0 रख देंगे, साइन 0 प्लस ये c हो जाएगा। तो साइन π/2, इसको साइन π/2 प्लस c माइनस साइन 0, डिग्री नहीं है यहाँ, माइनस c से c कैंसिल हो जाएगा। तो साइन π/2 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है -0, तो ये हो जाएगा 1। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सके। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है 1/x dx और इसको निकालना है 2 से 3 के बीच, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हमको 1/x dx का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 1/dx इक्वल टू होता है log x प्लस c, मोड लिखे थे वहाँ, इसलिए इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा log
mod x प्लस सी 2 से 3। तो उसमें देखते हैं कि c कांस्टेंट है, वो माइनस होकर कट जाता है, तो हम c नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log mod 3 माइनस log mod 2। वैसे भी ये अभी दिखाए हैं कि a से b fx dx हो, तो ये निकलता है हमको fb माइनस fa, जहाँ fx dx का इंटीग्रेशन होता है और b अपर लिमिट है और a लोअर लिमिट है। तो इंटीग्रेशन निकाल करके अपर लिमिट रख करके फंक्शन में उसको घटा दीजिए, फंक्शन का लोअर लिमिट निकालिए और अपर में से घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा log 3 का मॉडुलस 3 ही होगा, तो log 3 माइनस log 2। तो ये हो जाएगा, ये एक फार्मूला होता है log m माइनस log n का, तो ये होगा log m/n, तो ये होगा 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ एक फार्मूला होता है log m माइनस log n इक्वल टू log m/n, इसलिए ये हमारा हो जाएगा log 3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, संभवतः 3 होगा। इंटीग्रेशन 0 से π/4 √1 प्लस sin 2x dx। हालांकि इसका प्रयोग फिजिक्स में बहुत कम होता है इस तरह का, लेकिन एक निकाल देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन √1 प्लस sin 2x dx पहले निकालते हैं। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं √1 के बदले लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और प्लस sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो इसी के लिए, और यहाँ dx होगा, ये होगा sin x का होल स्क्वायर प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। तो इतना के बदले हमारा √1 प्लस sin 2x dx इज इक्वल टू ये हो गया। अब हमको सिर्फ लिमिट लगा देना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 √1 प्लस sin 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस cos x 0 से π/4। यहाँ प्लस सी भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस सी छूट गया है, प्लस सी होगा। तो एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस सी तो कैंसिल होता है, उसको छोड़ रहे हैं, sin 0 प्लस cos 0। तो ये हो गया sin π/4 का मान होता है 1/√2 प्लस ये भी होता है 1/√2 माइनस 0 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस, यहाँ प्लस 1 होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो √2 ये होगा 2 माइनस √2। इसी को अगर हर परिमेयकरण कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस 2/2, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस 1। ये आंसर होगा इसका। एक और एग्जाम्पल है
इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec² x प्लस x² dx ये निकालना है बराबर व्हाट। तो हमको तो पहले ये निकाल लीजिए sec² x प्लस x² dx। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx। अलग अलग कर दिए हैं। पिछला वीडियो तो अब ज़रूर देखिए इसे समझने के लिए। तो sec² x dx का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस इसका हो जाएगा x का पावर 2 है तो ये 2 + 1 बाय 2 + 1 + c होता है। तो ये हो गया 10x प्लस x³ / 3 + c। ये हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हमको निकालना है 0 से π/4 sec² x प्लस x² dx का। तो इसमें ये जो निकला है 10x प्लस x³ / 3 + c पे एक बार अपर लिमिट हो जाएगा π/4 और लोअर लिमिट हो जाएगा 0। तो इसी को लिखिए 10 π/4 अपर लिमिट लिख करके माइनस करके लोअर लिमिट लिख लीजिए प्लस π/4 का होल क्यूब इंटू बटे 3 है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/3 प्लस c माइनस ये होगा 10 0 प्लस 0 का क्यूब है 3 प्लस c। तो ये यहाँ देखिए माइनस ये प्लस c, तो ये कैंसिल होगा इससे। पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो ये होगा 10 π/4 का मान होता है 1, ये प्लस हो जाएगा π³ बाय 4 का क्यूब कीजिएगा 64 गुना 3 कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 192 माइनस 10 0 0 होता है 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस π³ बाय 192। एक एग्जाम्पल है इस प्रकार से 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx और लिमिट है 1 से 2 तक। ये कितना होगा आप लोग निकालिए और इसे कमेंट में बताइए। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं x² माइनस e⁻x और यहाँ है 0 से 1 dx। इसका भी निकाल के बताइए। समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा साइंस का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि इसके बिना आप अच्छे अच्छे सवालों को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। सबसे पहले कुछ उदाहरण के जरिए हम आपको यह बात समझाना चाहते हैं। मान लिया जाए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। हमको ये y बराबर x है, ये रेखा है y बराबर x, और हमको x बराबर इसके 0 से लेके ये x, ये ओरिजिन है 0 0 होता है, यहाँ मान लेते हैं 3 है। तो ये इस तरह से इसको मिला दीजिए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि y बराबर x, x बराबर 0 और x बराबर 3 तथा x अक्ष से जो घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये निकालना है। तो कहने का मतलब है हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो इसे आप त्रिभुज बना करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ से यहाँ ये दूरी हो गया 3। अब ये मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में यूनिट नहीं दिया है, जो भी यूनिट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। और चूँकि y = x है
तो यहाँ का y कितना होगा, तो जितना x होगा उतना ही y होगा, क्योंकि y इक्वल टू x है, तो x 3 है तो y भी हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा, ये हमको हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ये यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 3। अब इसको अगर O माने, इसको इस बिंदु को A माने, इसको B माने, तो हमको त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार हो गया हमारा 1/2 गुना 3, ये आधार मान लेते हैं इसको, ये आधार हो गया, और ये ऊंचाई हो गया 3, तो ये हो गया 9/2। ये हमारा स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि अगर मीटर लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, और हम बोलते कि ये x बराबर यहाँ 0 है और यहाँ x बराबर मान लेते हैं 3 है, अब की बार बोलते कि ये y इक्वल टू fx है, यहाँ इसको ही y इक्वल टू fx मान सकते थे। हम बोलते कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस क्षेत्र का, जो y इक्वल टू fx, x बराबर 0, x बराबर 3 तथा x एक्सिस से घिरा है। तो अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि ना तो ये आयत है, ना ये वर्ग है, ना ये त्रिभुज है। अगर हम इसको त्रिभुज बनाने जाएंगे तो इतना क्षेत्र हमारा, इसका तो हम निकाल लेंगे, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का तो हम निकाल लेंगे जैसे पीछे निकाले हैं त्रिभुज बना करके, लेकिन ये क्षेत्र हमको बचा रह जाएगा, इसका हम नहीं निकाल सकेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए, क्योंकि इसके लिए हम अगले कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, कथन है, वो लिख लेते हैं। माना y इक्वल टू fx एक फलन है जो बंद अंतराल ए टू बी, ए बी क्लोज है, बी भी क्लोज है, अर्थात ए और बी शामिल है, ए बी में संतत है। तो y इक्वल टू fx, x अक्ष x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx। अब अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम ये निकालना सिखा चुके हैं, और आज इसी की मदद से हम एरिया निकालेंगे। तो अगर आप पिछले वीडियो को अच्छा से नहीं समझेंगे तो फिर इसको समझ ही नहीं सकेंगे। तो पिछले वीडियो को अच्छा से आप समझिए, अगर नहीं समझे हैं तो। अब यहाँ हम स्टेटमेंट क्या लिखे हैं पहले वो लिख देते हैं। तो ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, और ये उसका, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू a है, और ये दूसरा पॉइंट जो है सीधी होनी चाहिए थी, ये सीधा नहीं हो रहा है, आप सीधा समझिए इसको, x इक्वल टू b। ये हमारा x अक्ष है, तो y बराबर fx, ये यहाँ लिखे हैं y बराबर fx, तो इससे ये ग्राफ से ये y बराबर fx से x अक्ष, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये x बराबर a, ये वाला x बराबर a, और ये x बराबर b, इसके इस क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, ये हम मोटा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो क्षेत्र घिरा है इन सभी से, इसका क्षेत्रफल होता है ये a, ये जो a अगर a है, इसका क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू
ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये अगर आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो ये आपको y बराबर एफ एक्स पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ निकालना है, x बराबर a पता होना चाहिए, x बराबर b पता होना चाहिए, और उसको आप इस फार्मूले में रख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य था इंटीग्रेशन के ज्यामितीय अर्थ को बताना, तो अब वो हम शुरू कर रहे हैं। ये माना हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और ये हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। ये x बराबर a बिंदु है और ये x बराबर b बिंदु है। तो हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो y बराबर एफ एक्स, x बराबर a और x बराबर b तथा x एक्सिस से घिरा है। इसके लिए हम पहले इसको आयताकार पट्टी के रूप में तोड़ देते हैं। इसको आपको सीधा मानना है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है खींचने में। इसको मिला दीजिए आप ऐसे, इस तरह से। इस बिंदु को आप A मानिए, इसको B मानिए, इस बिंदु को P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। तो हमको A B P Q का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये जो हमारा स्ट्रिप बना है, ये जो हमारा पट्टी बना है, ये तो आयताकार है। ये अगर हम इन आयताकार पट्टियों को जोड़ दें तो हमको ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, बल्कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कट जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो प्रथम आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयत है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई तो डेल्टा एक्स, हम हर पट्टी की चौड़ाई डेल्टा एक्स मान रहे हैं, तो इसकी भी चौड़ाई डेल्टा एक्स, ये हो जाएगी डेल्टा एक्स, ये हो जाएगी डेल्टा एक्स। और y बराबर एफ एक्स है तो इसकी लंबाई ये y कोऑर्डिनेट होगा, तो इसमें इसका जो लंबाई होगा y कोऑर्डिनेट एफ ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ए इंटू डेल्टा एक्स। अब दूसरी पट्टी के लिए अगर देखिएगा तो दूसरी पट्टी के लिए y चेंज हो गया है। उस पहली पट्टी के लिए y ये था, अर्थात लंबाई ये था। दूसरी आयताकार पट्टी की लंबाई ये हो गया है। तो इसको फिर फंक्शन में रख दीजिए। तो यहाँ तक तो x है, a है, a यहाँ तक। अब की बार हमको यहाँ तक चाहिए, तब हम y में रख पाएंगे ये निकालने के लिए। तो अब की बार ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अब की बार जो y1 होगा, ये इसको मान लेते हैं ये y1 है, तो y1 हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। a है a, x प्लस डेल्टा, यहाँ तक a था और ये डेल्टा एक्स जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एक्स। अगर हम इसका निकालने जाएंगे इसका, तो फिर अब की बार टू डेल्टा एक्स जुड़ जाएगा, तो ये होगा y2 इक्वल टू एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। इसका निकालने जाएंगे इसका, तो अब की बार एक और डेल्टा एक्स इसमें जुड़ गया है, तो यहाँ y चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर आगे चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लिखते चलते हैं। दूसरी आयताकार पट्टी एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि अब की बार ये लंबाई इसका बढ़ गया है, चौड़ाई तो डेल्टा एक्स ही है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तीसरी आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल होगा एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। तीसरी ये हो जाएगी, तो यहाँ डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसी तरह से यदि मान लिया जाए कि इसमें n पट्टी हो, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं nवीं पट्टी, nवीं आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस, यहाँ देखिए अगर तीसरी रहता है तो यहाँ 2 डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डेल्टा एक्स। एक कम रहता है, ये हो गया हमारा, इंटू हो गया डेल्टा एक्स। इसको छोटी कोष्ठ से घेर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो सभी आयताकार पट्टियों के क्षेत्रफलों का योग
इक्वल टू हो जाएगा, तो फर्स्ट का है एफ ए डेल्टा एक्स, सेकेंड का होगा एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, थर्ड का होगा एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट, और एनवे का होगा एफ ए प्लस एन माइनस 1, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, डी डेल्टा एक्स होगा, डी एक्स नहीं डेल्टा एक्स। तो यहाँ हम डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो डेल्टा एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एफ ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स नहीं होगा, यहाँ कॉमन कर लिए, यहाँ ये नहीं होगा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। इसके बदले हम इन सब के बदले, ये जोड़ है तो जोड़ के लिए सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा आई का मान 1 से शुरू करते हैं और ये n तक गया है, और लिख देते हैं एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स तो है ही ये कॉमन में, तो ये लिख दिया डेल्टा एक्स। जोड़ने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं, और 1 से n तक पट्टी है इसलिए हम 1 से n तक जोड़ दिए हैं, और यहाँ एफ एक्स आई लगा दिया है। यहाँ आई जो है आई वी पट्टी वाले क्षेत्र का प्रारंभिक मान है। जैसे इसको कैसे समझिएगा, यहाँ देखिए, जैसे हर बार लंबाई इसका चेंज होता था, तो सेकेंड के लिए हमारा ये हो जाएगा, ये आई इसके लिए हो जाएगा 2, थर्ड के लिए आई हो जाएगा 3, तो उसके बदले लिख देते एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो इसी के लिए लिखे हम, इसके लिए लिखें आई, इसके लिए लिखे हैं आई, और इसके लिए लिखे हैं, इन सब के लिए हम आई लिख दिए हैं। आई का मान जिस पट्टी के लिए लिखा जाएगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल आयताकार पट्टियों का है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल के अलावा भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो इस कर्व के वक्र के नीचे है। हम लिखते हैं कि चूंकि पट्टियों के आयताकार क्षेत्रफल से ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल नहीं मिल पाता है, इसके लिए हमको त्रिभुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेगा। तो वक्र के नीचे जो क्षेत्रफल चाहिए इसमें इस क्षेत्र को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको वक्र का क्षेत्रफल मिलेगा। अभी जो आयताकार पट्टी का जोड़ रहे हैं तो वक्र के क्षेत्रफल से ये कम हो जा रहा है। अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे अभी ये n स्ट्रिप है, तो अगर इस पत्ती को, इस स्ट्रिप को पतला किया जाए तो पतला करेंगे कैसे वो देखिए। अगर इन पत्तियों को, तो यहाँ देख लीजिए, इसमें अगर एक ऐसा लाइन खींचते हैं हम, इसको पतला कर देते हैं, तो अब की बार जो हमारा ये, तो इतना एरिया फिर कवर हो जाएगा। पतला किए हैं तो ये एरिया तो पहले इतना था, त्रिभुज में जा रहा था ये एरिया, लेकिन अब की बार ये एरिया हमको मिल गया है और ये सफ़ेद वाला ये एरिया हमको बच रहा है। अगर इसको और पतला कर दें, यहाँ भी देख लीजिए, पहले इस पट्टी में भी यहाँ ऐसा करेंगे तो ये अब की बार ये हमारा शामिल हो जाएगा, फिर भी कुछ छूट रहा है। इस पट्टी में भी देखेंगे तो अगर ऐसे करेंगे तो ये तो हमारा शामिल हो गया, लेकिन ये फिर भी छूट रहा है ये भाग। इसमें भी अगर देखेंगे तो ये तो हमारा शामिल हो गया इतना, लेकिन और छूट रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पट्टी को खूब बढ़ा दिया जाए और पतला किया जाए, ये इतना पतला है, अगर इसको और पतला करें
और पतला, तो अब की बार और कम क्षेत्र बचेगा, और पतला करें तो और कम क्षेत्र बचेगा। इसको ऐसे समझिए, ये हमारा एक बड़ा सा पट्टी है। अभी हमारा स्थिति ये है कि हम वक्र के नीचे का क्षेत्रफल चाह रहे हैं, लेकिन हम ये निकाल के रखे हैं, सिर्फ इतना हमारा बच जा रहा है। लेकिन अगर इस चौड़े पत्ती को पतला किया जाए, इसको बीच से बांटा जाए, तो अब की बार हमारा इसको ऐसे इसको मिला सकते हैं। तो अब की बार हमको इतना क्षेत्रफल फिर मिल जाएगा। तो अब की बार जो हमारा क्षेत्रफल है इतना, ये कवर हो गया इसमें। अगर और पतला करें, ये करें इतना, तो अब की बार हमारा ये भी कवर हो जा रहा है। और अगर पतला करें और यहाँ से आयत बनाए हम, तो अब की बार हमारा ये भी कवर हो जा रहा है। अगर और पतला कर दें यहाँ, तो इसको मिलाने पर अब की बार बहुत कम बचता है। तो अगर पत्तियों को या पट्टियों को पतला करते चलें, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल घटता जाएगा। इस तरह से हम कर्व के नीचे, वक्र के नीचे का सारा क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि यदि हम पट्टियों की संख्या बढ़ाते हैं तो डेल्टा x का मान घटते जाता है। देख रहे हैं कि जैसे जैसे पहले डेल्टा x इतना बड़ा था, ये एक पत्ती है, जैसे पत्ती की संख्या बढ़ाए, इसको आधा किए, तो ये हमारा दूसरी बार डेल्टा x हमारा इतना रह गया। ये और आधा किए, तब की बार हमारा डेल्टा x इतना रह गया, और आधा किए, तब की बार हमारा डेल्टा x इतना रह गया। जैसे जैसे n की पट्टियों की संख्या n को हम बढ़ाते हैं, तो डेल्टा x का मान घटते जाता है। यदि पट्टियों की संख्या को काफ़ी अधिक कर दिया जाए, तो डेल्टा x लगभग 0 के पास आ जाएगा। अगर इसको बहुत बढ़ा दें तो डेल्टा x घट रहा है, धीरे धीरे घट के 0 हो जाएगा, 0 के पास आ जाएगा। तो जब n इन्फिनिटी के पास जाएगा तो डेल्टा x टेंस टू 0 ये हो जाएगा। तो इस स्थिति में सारे पट्टियों का योग कर्व के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समीकरण 1 से ये हमारा पट्टियों का क्षेत्रफल था, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n f x i और डेल्टा x। अगर पट्टियों को हम बढ़ा देते हैं तो डेल्टा x का मान घटते जाएगा। इस स्थिति में हमको अगर पट्टियों को बढ़ा दें तो डेल्टा x का मान धीरे धीरे घट जाएगा। तो डेल्टा x का मान घट जाने पर हमको लगभग वक्र के नीचे का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वक्र ABPQ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसी में आप लिमिट लगा दीजिए, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n और ये होगा fx1 इंटू डेल्टा x। इसी को हम लोग, ये जो सारे क्षेत्रफल हैं इनको जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये लिख देंगे AB इंटीग्रेशन fx dx। इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग ये लिखते हैं, इन सारे एरिया को जोड़ने का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो
यहाँ जैसे हम सिग्मा है, सिग्मा जोड़ का संकेत होता है, अगर जोड़ लगातार हो, कंटिन्यूस हो, तो इसमें फिर इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है। तो एक बार फिर से यहाँ अगर चलेंगे, इस वक्र के नीचे का जो क्षेत्र है, इन सारे का क्षेत्रफल हमको इंटीग्रेशन से मिल जाएगा, यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। अब कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि y बराबर x, x बराबर 0, x बराबर 3 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम ये बनाएंगे, y बराबर x तो इस तरह से होगा, ये बेसिक मैथ्स के वीडियो में हम पहले बता चुके हैं। ये है हमारा y इक्वल टू x, ये x एक्सिस हमारा हो गया, और ये हमारा 0 0 है, तो 0 0 से ये हमारा 3 तक, ये इसको अब इंटीग्रेशन के तरीके से निकालेंगे हम। y बराबर x को fx भी मान सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, अगर ये O हो, ये A है, ये B है, तो OA B का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस सारे 0 से 3 fx dx। तो 0 से 3 और fx के बदले x है, तो x dx हो गया। अब तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन पिछला वीडियो बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा तो ये x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 0 से 3, इसी को निकालेंगे 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 9/2। यही आंसर निकाला था त्रिभुज मेथड से, लेकिन अब की बार इंटीग्रेशन के मेथड से निकाला, सेम निकलता है। दूसरा प्रश्न है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको fx भी मान लें। अब ये x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1 तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सॉल्यूशन में पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्स वाई अक्ष है, ये x है, ये y है, और ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो हमको इस वक्र x बराबर -1, तो x बराबर -1 कहाँ, यहाँ कहीं होगा, ये -1 है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा +1 हो जाएगा। तो ये -1 +1 इस वक्र और x अक्ष, ये हमारा इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा क्षेत्र है जिसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर इंटीग्रेशन नहीं होता तो इस क्षेत्र को निकालने में कितनी समस्या होती। तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये -1 से +1 तक, और होगा fx dx। -1 से +1, fx का मान है x स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 2 + 1 बाय 2 + 1, और ये हो जाएगा -1 से +1 तक। इसी को लिखेंगे x³ बाय 3, ये होगा 1 से -1, इसको रख देंगे 1 का क्यूब बाय 3 माइनस -1 का क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा 1/3, ये माइनस, यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर cos x, x अक्ष x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू π/2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो y बराबर
cos x, x अक्ष x बराबर 0 तथा x बराबर पाई बराबर 2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। तो ये हमारा x अक्ष हुआ, ये y अक्ष, और cos x का ग्राफ ऐसे हो तो cos 0 1 होता है। तो जिस समय थीटा 0 होगा उस समय cos का मान 1, ये 1 है, ये 1 को दर्शा रहा है, 0 1 को, ये बिंदु। ये हमारा पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो यहाँ ये 0 हो गया। ये है हमारा y इक्वल टू cos x का ग्राफ। तो हमको x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो ये है, y एक्सिस होता है x बराबर 0, और x बराबर पाई बाय 2 तो ये है, ये हमारा है x बराबर पाई बाय 2। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा वक्र हो गया। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और इसका क्षेत्रफल निकालने के इंटीग्रेट कर दीजिए प्रॉपर लिमिट के साथ। तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ लिमिट रखना है 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा cos x dx। ये cos x है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 वाला है, और ये x अक्ष है इसलिए तो dx है। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका होता है sin x 0 से पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कर दिए हैं। तो sin पाई बाय 2 का मान 1 होता है, माइनस 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट होगा। जितना भी क्षेत्रफल निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, इसका भी मान होता है स्क्वायर यूनिट। इससे पहले जो निकाले हैं इसका भी मान होता है स्क्वायर यूनिट। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे बना लीजिएगा और उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसी तरह के और वीडियो पाने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।